चलिए प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है बोर्ड पे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज मैं जो बेसिक पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या IIT जेई किसी भी तैयारी को आप कर रहे हो। आज की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। खास करके अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये जो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे इससे आप सभी के क्लास 12th के हेलो एल्केन्स तथा हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एमीन खुद का ये पार्ट होता है आप सभी के लिए क्लास 12th में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इस वीडियो को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले सबसे प्रथम जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था निकोलस लेमरी। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री को मजबूत कर देगा। निकोलस लेमरी नाम के एक व्यक्ति आए थे। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले 1675 ईस्वी में किनके द्वारा हुई थी? निकोलस लेमरी के द्वारा। ये निकोलस लेमरी भाई साहब जो थे, निकोलस लेमरी, ये क्या किए? सबसे पहले पदार्थ का इन्होंने वर्गीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने प्यारे बच्चों पदार्थ को स्रोत के आधार पर इन्होंने बांट दिया। कैसे बांटा? तो चलिए देखते हैं। इन्होंने पदार्थ को स्रोत के आधार पर बांट दिया। पदार्थ को स्रोत के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा। कोई भी पदार्थ जो है उनको स्रोत के आधार पर निकोलस लेमड़ी के द्वारा कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तीनों में सबसे पहला जो था वो था खनिज पदार्थ। तीनों में सबसे पहला जो था वो था खनिज पदार्थ। उसके बाद दूसरा जो था वो था वनस्पति पदार्थ। और तीसरा जो था वो था जंतु पदार्थ या जीव पदार्थ। जंतु पदार्थ या जीव पदार्थ। यानी कि निकोलस लेमरी के द्वारा सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत तो की गई कब? 1675 ईस्वी में, जिसमें पदार्थ को उन्होंने स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग में सबसे पहला जो था वो खनिज पदार्थ था। खनिज पदार्थ किसको बोला गया? तो उनके हिसाब से खनिज उसको बोला गया जिनको खनन करके प्राप्त किया जाता है। जिनको कहां से प्राप्त करते हैं बाबू? खनन करके। जिनको खनन करके प्राप्त करते हैं। अब खनन करके हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फेरस, डेट मीन्स लोहा, जिंक हो गया या कॉपर हो गया, इन सब प्राप्त। ये जो पदार्थ है आप सभी पढ़े होंगे कि खनिज जो होते हैं इसको जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पदार्थ जो थे वे थे वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ जिनको कहां से पाया गया? पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया, क्योंकि पेड़ पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। जिनको पेड़ पौधा से प्राप्त किया गया।
जिनको पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। अब पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से थे? तो आप शर्करा ले लें, जिसको चीनी भी बोला जाता है, ठीक। शर्करा के साथ साथ आप रबड़ भी ले सकते हैं। ये सब जो पदार्थ थे ये वनस्पति पदार्थ थे। नेक्स्ट पदार्थ जो थे वो जंतु पदार्थ थे। जंतु पदार्थ किसको बोला गया लेमड़ी के द्वारा? तो जो पदार्थ जीवों से मिला है, जो पदार्थ जीवों से प्राप्त हो, जीवों से प्राप्त पदार्थ को लेमड़ी ने क्या बोला? जंतु पदार्थ। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं कि जीव जंतुओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज मिलते हैं? हार्मोन्स मिलते हैं, ठीक। तो ये थे कुछ लेमड़ी के द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक शुरुआत जो है वो निकोलस लेमड़ी के द्वारा की गई। कब? 1675 ईस्वी में, ठीक। इन्होंने पदार्थ को जब स्रोत के आधार पे बांटा तो मेनली 3 तरीकों में बांट दिया। तीनों तरीका में सबसे पहला जो तरीका था वो खनिज पदार्थ, यानी कि जिनको हम खनन करके प्राप्त करते हैं, डेट मीन्स जमीन से खोद करके हम जिसको निकालते हैं। अगला जो था वो था वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ, वनस्पति शब्द का मतलब ही क्या चीज होता है? पेड़ पौधे, यानी कि जिनको पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया उसको बोला गया वनस्पति पदार्थ। तीसरा जो निकला वो जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ डेट मीन्स जिसको जीवों से प्राप्त किया गया हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना थोड़ा सा अजीब टाइप का सब्जेक्ट है। आज पढ़िएगा, कुछ दिन के बाद खुद से ही क्या हो जाएगा? वो गलत साबित हो जाएगा। तो ऐसे ही समय बीतते गया, समय बीतते गया और पता चला कि ये जो निकोलस लेमड़ी के द्वारा जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया ये क्या था? गलत था। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ समय के बाद यह वर्गीकरण क्या हो गया? फेल हो गया। तो भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर आप किसी चीज को गलत ठहरा रहे हैं, फेल होने का मतलब क्या? कि इस वर्गीकरण को कोई ना कोई आकर के गलत ठहराया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि निकोलस लेमड़ी का वर्गीकरण जो है कुछ समय के बाद फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ थे प्यारे बच्चों, आगे चल चल के कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनको हम चाहे तो वनस्पति से भी प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो जंतु से भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनको जिनको जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त किया गया। दिख रहा है ना? जी बिल्कुल। जिनको जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त कर लिया गया, दोनों से प्राप्त कर लिया गया। यानी कि इस पदार्थ का नाम क्या था? कौन सा ऐसा पदार्थ मिला जिसको देख करके ये पता चला कि ये लेमड़ी साहब का जो वर्गीकरण था ये टोटल क्या हो गया? गलत हो गया। तो वही पदार्थ था प्यारे बच्चों, कार्बन। आप सभी नाम सुने होंगे, जिसको संकेत में क्या लिखा जाता है? सी लिखा जाता है। और यहीं से हम लोग किसके बारे में पढ़ने लगते हैं? कार्बनिक रसायन, डेट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आप सबको पता होगा बाबू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसमें मेनली किसके बारे में ही पढ़ना है? कार्बन के बारे में ही पढ़ना है।
ऑर्गेनिक का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बन से बनने वाला रसायन। अब ये तो मान लीजिए कि लेमरी भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत करके खनिज पदार्थ में खोजे, वनस्पति पदार्थ खोजे और जंतु पदार्थ खोजे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके वर्गीकरण को फेल कर दिया गया, क्योंकि कुछ पदार्थ मिल गए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन ही मिल गया। कार्बन को देख करके ये पता चला कि यार इसको हम जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है, तो उसके शरीर से कार्बन के रूप में धुआं निकलता है, या फिर हम किसी पेड़ पौधे को जलाते हैं तब भी उसमें से धुआं निकलता है जो कि कार्बन का रूप होता है। तो भाई अब इस समस्या को तो समाधान करने के लिए फिर चाहिए कि यहीं पे पढ़ाई बंद कर दिया जाए? नहीं। तब आ गए केमिस्ट्री के बादशाह, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप सबको पता होगा कि जब निकोलस भाई साहब का ये पदार्थ का वर्गीकरण फेल कर गया, तब जाकर के आ गए बाबू फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेबोजियर भाई साहब को बोला जाता है। यानी कि तब यहां पे आए लेबोजियर भाई साहब। लेबोजियर भाई साहब आए तो पदार्थ का वर्गीकरण खुद अपने हिसाब से कर दिए। किस रूप में किए? तो इन्होंने जब आया तो पदार्थ का वर्गीकरण बाबू दो भागों में कर दिया। जब लेबोजियर भाई साहब आए तो पदार्थ का वर्गीकरण दो रूपों में कर दिया। एक तो इन्होंने कर दिया कार्बनिक पदार्थ। लेबोसियर भाई साहब जब आए तो पदार्थ का वर्गीकरण कर दिए दो रूपों में, एक कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। अब इन्होंने कार्बनिक पदार्थ किसको बोला? तो जिनको जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है, जिनको जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया गया हो, जिनको जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया गया हो। जिनको जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया गया हो, उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? कार्बनिक पदार्थ। कौन? लेबोजियर भाई साहब। फिर अगला अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ को बोले कि जो धरती के नीचे से मिले, यानी कि भूपर्पटी से मिले, या फिर निर्जीवों से मिले। निर्जीवों से प्राप्त पदार्थ, इसको इन्होंने क्या बोल दिया? अकार्बनिक पदार्थ। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है कंप्लीट भर चुका है। रिकॉल करके हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत से जस्ट थोड़ा सा पहले एक व्यक्ति आए जिनका नाम था निकोलस लेमरी। 1675 ईस्वी में इन्होंने किसी भी पदार्थ को स्रोत के आधार पे तीन रूपों में बांटा। स्क्रीनशॉट आप सभी इसका एक बार ले लीजिए, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसको थोड़ा सा। एक बार हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, उन्होंने पदार्थ को बांटा खनिज पदार्थ में, दूसरा वनस्पति पदार्थ में, और तीसरा जो था वो जंतु पदार्थ में। इन्होंने ये बताया प्यारे बच्चों की जो खनिज पदार्थ है उसको हम खनन करके प्राप्त करते हैं। खनन करने का मतलब कि हम उसको जमीन से खोद करके निकालते हैं। अगला जो वनस्पति पदार्थ था उसको पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, और फिर जो जंतु पदार्थ था उसको जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। लेकिन समय बीतते गया, समय बीतते गया, और कुछ समय के बाद ये पता चला कि जो लेमरी भाई साहब है, निकोलस लेमरी, इनका वर्गीकरण जो है क्या है? गलत है। क्योंकि कुछ समय जब बीते
तब जाकर के ये पता चला कि कुछ ऐसे भी पदार्थ मिल गए प्रकृति में जो जंतुओं से भी प्राप्त होते थे और कुछ वनस्पति से भी प्राप्त होते थे। तो यहाँ तो लेमड़ी भाई साहब फेल कर गए। जब ये फेल कर गए तो फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनको केमिस्ट्री का बादशाह बोला जाता है, लेबोजियर भाई साहब आए। ठीक, लेबोजियर भाई साहब आए तो ये अपने हिसाब से पदार्थ का वर्गीकरण किए कि दुनिया में कितने पदार्थ होते हैं। दो तरीके के पदार्थ होते हैं, पहला कार्बनिक पदार्थ और दूसरा जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसको बोला इन्होंने, तो बताया कि जो सजीवों से मिलता है। सजीव मतलब जीव जंतु भी सजीव होते हैं और पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ बताया कि जो धरती के भू परपटी से या फिर निर्जीवों से प्राप्त हो, उसी को क्या बोला जाता है, अकार्बनिक पदार्थ। तो चलिए इसको आप सब समझ लीजिए, तब तक मैं वीडियो को रोक करके और क्या कर दे रहा हूं, इस वर्ड को क्लीन करके जस्ट शुरू कर दे रहा हूं। चलिए अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि लेबोजियर भाई साहब से आगे बढ़ते हैं। लेबोजियर भाई साहब ने जैसे ही अपना वर्गीकरण किया तब एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हो गया, जिस व्यक्ति का नाम था वर्जिलियस। अब वर्जिलियस ने आकर के भी अपना एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है वर्जिलियस का जीव शक्ति सिद्धांत। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि वर्जिलियस का जीव शक्ति सिद्धांत जो है वो क्या है। तो पहले हेडिंग बना लीजिए लोग, वर्जिलियस का जीव शक्ति सिद्धांत। अगर आप सभी मेरे साथ साथ नोट बना रहे हैं तो ये सही है, अगर नहीं बना रहे तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको खूब अच्छा बेहतरीन तरीका से डिजाइन किया हुआ हैंड रिटन नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। मेरा नंबर ये है, इस नंबर पे आप मैसेज करके और व्हाट्सएप नंबर से आप नोट्स ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर बेहतरीन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 9117896059। दिख रहा है ना नंबर, सब चीज स्पष्ट? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब समझते हैं कि वर्जिलियस भाई साहब जो थे, इनका जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले वर्जिलियस का जीव शक्ति सिद्धांत, ठीक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ वर्जिलियस, VRZLIUS, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ वर्जिलियस। वर्जिलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में दिया, सॉरी 1915 तो नहीं, ज्यादा हो गया ये समय, 1815 ईस्वी में। वर्जिलियस का जीव शक्ति का सिद्धांत आखिर है क्या, तो देखिए लेबोजियर भाई साहब आए, लेमरी के वर्गीकरण को गलत बता करके पदार्थ को दो भागों में बांट दिया। जस्ट अभी मैंने बताया था, एक जो था कार्बनिक पदार्थ था और दूसरा जो था वो अकार्बनिक पदार्थ था। ये वर्जिलियस भाई साहब जो थे ना, थोड़ा सा उटपटांग आदमी थे, इनके पास दिमाग का अभाव था। बस इन्होंने आया और कुछ भी बोल करके चल दिया, दुनिया भोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं इनको, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही हाल था इनका। इन्होंने आया और विनय काम का एक बात कह करके चला गया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हम नहीं बना सकते, उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है। अदृश्य शक्ति कहने का मतलब क्या चीज, कि कार्बनिक यौगिक तो बनता है जिसको मनुष्य नहीं बना सकता है, वो खुद से बनता है जो अदृश्य होता है। दैट मीन्स हम उसको देख नहीं सकते। यानी कि एकदम आसान भाषा में बोले तो इन्होंने ये बोला कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इसको एक अदृश्य शक्ति बना करके चली जाती है जो दिखाई नहीं देती है। यही था वर्जिलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख दें। वर्जिलियस के जीव शक्ति के सिद्धांत, दैट मीन्स इनके अनुसार
किसी भी कार्बनिक यौगिक को, इसके अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक को, इसके अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। प्रयोगशाला में, दैट मीन्स लैब जिसको बोला जाता है, प्रयोगशाला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लैब में नहीं बनाया जा सकता। दुनिया की चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसको आप लैब में नहीं बना सकते हैं। यही था जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसको बनाने के लिए एक अदृश्य शक्ति होती है। इसको बनाने के लिए एक अदृश्य शक्ति होती है। अदृश्य शक्ति होती है। ये था जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा 1815 ईस्वी में दिया गया, जिसमें ये बात बताया गया, वर्जिलियस भाई साहब के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, वर्जिलियस भाई साहब ये बात बताए थे कि आप दुनिया की कोई भी कार्बनिक यौगिक काहे न ले लें, आप उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए बाबू एक अदृश्य शक्ति विराजमान होती है, दैट मीन्स दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम मानव जाति किसी से कम थोड़ी रहते हैं। आज आके अगर कोई कुछ बोला तो हम उसको सोचते रह जाते हैं और उसके गहराई में डूब जाते हैं, और जब तक उसके बारे में पता न चले तब जा करके इनसे भी खतरनाक सोच रखने वाले एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम था वोहलर। वोहलर भी बोल सकते हो, या फिर इनको कहीं कहीं वोहलर भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक। यानी कि जीवन शक्ति के सिद्धांत को खत्म करने के लिए किस भाई साहब का जन्म हो गया? वोहलर भाई साहब जन्म ले लिए भाई। अब वोहलर भाई साहब जब जन्म लिए तो बोले कि अच्छा, बर्जिलियस बोल करके गए हैं कि कार्बनिक यौगिक को कोई नहीं बना सकता, हम बनाएंगे। और इन्होंने क्या कर दिया बाबू, सबसे पहले प्रयोगशाला में वोहलर भाई साहब ने किस यौगिक को बना दिया था? यूरिया को बनाया था। तो ये एक बहुत यहाँ से गेस क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन बना था? तो यूरिया। किसने बनाया था? तो वोहलर। इस यूरिया का सूत्र जो होता है वो होता है NH2CONH2, ठीक। वोहलर भाई साहब बस थोड़े ही दिन के बाद, यानी कि लगभग 13 साल के बाद 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस दिए, और 1828 में वोहलर आ गया कि नहीं, आपने जो जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस भाई दिया है वो क्या है? गलत है। क्योंकि मेरे अंदर, दैट मीन्स मेरे अंदर नहीं, वोहलर बोले थे कि मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं जो है कोई ना कोई कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाऊंगा। और बना करके दिखा दिया। क्या चीज? यूरिया को बनाया। यूरिया को इन्होंने कैसे बनाया था? तो अमोनियम साइनेट, दैट मीन्स NH4CNO को जब वोहलर भाई साहब ने गर्म किया तब जाकर के क्या बन गया? NH2CONH2। यानी कि वोहलर ने यूरिया बनाने के लिए इस यौगिक को, दैट मीन्स इस यौगिक का नाम होता है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को गर्म किया। एरो के ऊपर त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना, और गर्म किया तो ये यौगिक बन गया, जिस यौगिक को आज हम लोग बहुत ही प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? यूरिया के नाम से बुलाते हैं। एक पढ़ गए, एक गलती किया, दूसरा आया उसको तीसरा गलती किया, तीसरा आया उसको चौथा गलती किया, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार रिकॉल करते हैं प्यारे बच्चों।
सबसे पहला जो था हम लोग ने निकोलस लेमरी के द्वारा पढ़ा। बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। एक बार बैक चलिए, फोकस बैक वाले मैंने क्या क्या पढ़ाया था, एकदम आंख बंद करके मंथन कीजिए। मंथन में ये पता चलेगा कि 1675 ईस्वी में, कब बाबू, 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी नामक का एक व्यक्ति आया, ठीक, जिन्होंने ये बात बताया कि पदार्थ को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। 3 भाग में सबसे पहला जो था वो था खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम खनन करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, ऐसे अनेकों तत्व होते हैं। उसके बाद जस्ट उन्होंने बताया वनस्पति पदार्थ, जिसको पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आ गया क्या चीज, जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ वे होते हैं जिनको जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। लेकिन तब जाकर के कुछ दिन के बाद ये समस्या उत्पन्न हो गया और वहां पे एक व्यक्ति का जन्म हो गया, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, नाम था एंटोनियो लॉरेंट डी लेबोजियर, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, यानी कि केमिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले लेबोजियर भाई साहब का यहाँ पे कुछ समय के लिए जन्म हो गया। जन्म होते ही उन्होंने सोचा कि अरे, निकोलस लेमरी भाई साहब जो है पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया। तब तक उन्होंने एगो कार्बन को खोज दिया, जो कि निकोलस लेमरी के वर्गीकरण को क्या कर दिया, गलत कर दिया। और उन्होंने ये बताया कि नहीं, आपने जो बोला है वो गलत है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको हम वनस्पति और जीव जंतु दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो फिर उसका एग्जाम्पल की बात आई तो एग्जाम्पल हुआ कार्बन। तब तक वर्जिलियस भाई साहब आ गए, बिना काम धंधा वाला आदमी, इसको कोई काम है नहीं, आया और आराम से बोल दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत दे करके चला गया। बोला कि आप कुछ भी कर लीजिए यार, आपके पास इतना हिम्मत नहीं है कि आप प्रयोगशाला में किसी भी कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद तब तक उनसे भी खतरनाक दिमाग का एक और आदमी उत्पन्न हो गया, जिसका नाम है बोहलर। 1828 ईस्वी में, जीवन शक्ति के सिद्धांत के 13 साल के बाद, इन्होंने बोला कि अरे बोहलर भाई साहब, सॉरी, अरे वर्जिलियस भाई साहब, आपने ये क्या कह दिया, पूरा दुनिया को आपने गलत बता दिया। आपने ये अपने जो सिद्धांत दिया है, इसमें बताया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को तो आप प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते। लेकिन हम, दैट मीन्स किसने, बोहलर ने बोला कि मेरे अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है कि हम कार्बनिक यौगिक को बनाएंगे। और कार्बनिक यौगिक को, कौन सा कार्बनिक यौगिक, यूरिया को उन्होंने बना दिया। कैसे बनाया था यूरिया को, तो अमोनियम साइनेट को जैसे उन्होंने गर्म किया, तब तक एक कार्बनिक यौगिक बन गया, जिस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था, यूरिया था, ठीक। अब यहां से कार्बनिक यौगिक तो बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिक बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम मिटाएंगे और जो मेन टॉपिक है उसके तरफ अब अग्रसर होंगे। ये कुछ बेसिक थे, तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा इसको मिटाने में। तब तक आप एक बार बता दीजिए कि कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूरिया। किनके द्वारा बनाया गया था, वोहलर के द्वारा। कैसे बनाया गया था, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके। कब बनाया गया था, 1828 ईस्वी में। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया, 1815 ईस्वी में। निकोलस लेमरी पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 3। एंटोनियो लेवोजियर ने कितने भागों में किया, 2। ये सब कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट। यानी कि इतना कुछ तितिमा होने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने आप में नियम दिया, और उस नियम को काटने के लिए अलग अलग लोगों ने फिर एक दूसरा भी नियम दिया। तब जाकर के बन गया बाबू कार्बन से बनने वाला यौगिक, जिसको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। यानी कि तब जाकर के जन्म हुआ इस खूबसूरत से कार्बन का।
ये भले ही दिखने वाला कार्बन आपको इजी लगता हो, लेकिन बाबू अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो क्लास 12th का सेकंड बुक जो है ना पूरा आपको तबाह कर देगा। ठीक, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं, हम हैं एकदम बाबू सटीक तरीका से पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक। स्पेशल ऑर्गेनिक के लिए मेरे पास स्पेशल तरीका, स्पेशल नोट्स है कि किस हिसाब से बच्चों को ऑर्गेनिक पढ़ाया जाए कि ऑर्गेनिक में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, ऑर्गेनिक आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तरीका से पढ़ा देंगे, एकदम दिल से पढ़ा देंगे, आपके दिमाग में डाल देंगे। ठीक, तो चलिए अब कार्बन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी कुछ बेसिक बात जानते होंगे जिसको मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आप सबके समक्ष, दैट मीन्स आपके सामने लिख रहा हूं कि कार्बन का संकेत जो होता है वो C होता है। इसके अगर हम परमाणु संख्या की बात करें कि यार परमाणु संख्या इसका क्या होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। अगर इसके हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, तो कार्बन जो है एक अधातु होता है। ये आप सभी क्लास 10th के बेसिक में पढ़े होंगे। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6 होती है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए 6 होती है। ठीक, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक, इसको हम, इसका प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो कार्बन के लिए संकेत C, परमाणु संख्या को इस साइड नीचे और परमाणु द्रव्यमान को इस साइड लिख दिया जाता है ऊपर, यानी कि कार्बन का प्रतीक हो जाएगा C612। ये है खूबसूरत कार्बन, जो कि बहुत ही आसान दिख रहा होगा, लेकिन आप सबको पूरा ये तांडव मचा देगा। ठीक से नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत बड़े धर्म संकट में ये क्या कर सकता है, डाल सकता है। अब हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा ये कहाँ होता है, कि पीरियोडिक टेबल में ये किस आवर्त में होता है, तो आप सब देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें सेकेंड आवर्त में मिलता है। साथ ही साथ इसके वर्ग की बात करें तो कार्बन जो है वर्ग 14 का तत्व है। इस बात को भी आप सभी जाकर के देख सकते हैं। और कार्बन जो है आवर्त 2 और वर्ग 14 में आने वाला एक पी ब्लॉक का तत्व है। इसको भी आप सभी पढ़े होंगे बाबू क्लास 11th में, नहीं भी पढ़े होंगे तो जा करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कुछ बेसिक बनावट इस तरह से होती है ना, तो इसमें जाके देखेंगे तो यहाँ पे 14 होता है, यहीं पे पी ब्लॉक होगा इधर दूसरे आवर्त में, और इधर 14वें वर्ग में इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। बीच वाले को इतना जो होता है इसको डी ब्लॉक, इधर को एस ब्लॉक बोला जाता है, और नीचे वाला जो होता है 14 तत्वों का उसको एफ ब्लॉक बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में आप उसको पढ़े होंगे। इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को लिखने आता होगा, नहीं भी आता होगा तो एक मेरा वीडियो है, जा करके उसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2, 2s2 और फिर 2p2, यही जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके लिए बाह्यतम कोष यहां से यहां तक होते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि बाह्यतम कोष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इस प्यारे से कार्बन के बाह्यतम कोष में। इस कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये थे कुछ कार्बन से रिलेटेड बेसिक बात, जिसको चलिए एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि कार्बन को अगर हम देखें कि संकेत क्या लिख सकते हैं, तो कार्बन को संकेत के रूप में हम C लिख सकते हैं। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान इसका 12 होता है। कार्बन एक अधातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन इसकी प्रतीक जो होती है C612 होती है।
आवर्त दूसरा में आता है, वर्ग 14 में आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होता है और ये एक जो है पी ब्लॉक का तत्व है। अब आप सभी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े होंगे वो क्लास 10th में। इससे पता चलता है कि यार कोई भी कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। सही बात है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा यार? 4 को दे करके या किसी से 4 को ले करके? इस पे समस्या है। यानी कि हम चेक करते हैं कि कार्बन क्या करता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 गो इलेक्ट्रॉन देगा। 4 गो इलेक्ट्रॉन का ये दान करेगा या फिर 4 गो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। इसमें थोड़ा सा ये बात को लेकर के तांडव मचा हुआ है। तो जब कार्बन 4 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बनाएगा C4 माइनस, क्योंकि 4 को ग्रहण किया है, जितना ग्रहण करता है उतना माइनस। और 4 को जब दान करेगा तो इसको बोला जाता है C4 प्लस। अब ये दिख रहा है धनायन, तो ये कार्बन धनायन बनेगा, जिसको कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं। और इसको ऋणायन बोल देंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है बाहर से 4 गो किसी से लिया हुआ है, तो लिया हुआ है तो उस पे कर्ज चढ़ गया है, मतलब ऋणायन बोलेंगे। लेकिन यार इसके साथ ये समस्या हुई कि कार्बन जो है ना तो 4 गो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को और ना ही किसी से 4 गो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है। कार्बन कहता है कि नहीं यार, मुझे ना ही किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी से कुछ देना है। मतलब कि ना ही हम 4 गो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे और ना ही किसी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से हम लेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करता है कि कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता है। इस बात को लिख लीजिएगा, लोग थोड़ा सा फैक्ट बेस पे याद कर लेना है कि कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता है। सही बात है, क्योंकि इसमें तो 6 गो प्रोटॉन पहले से है। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 6 प्रोटॉन वाले के लिए नाभिक के लिए ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 गो इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पहले से था 6 गो इलेक्ट्रॉन और बाहर से ले लिया 4 गो, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हम लिख रहे हैं उसको समझिए, 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है। देखिए सुनिए ध्यान से, कार्बन में तो सबसे पहले ये C4 माइनस नहीं बनाएगा। काहे नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास पहले से 6 गो प्रोटॉन थे। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो इसके पास प्रोटॉन कितने थे? 6 गो प्रोटॉन थे। अब ये बाहर से अगर 4 गो इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉमन, अगर बाहर से ये 4 गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले से तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन अब बाहर से 4 गो इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब बताइए कि 6 गो प्रोटॉन 10 गो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है? प्रोटॉन नाभिक में फिक्स रहता है, आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु के 2 गो मेन बेटा, एगो प्रोटॉन और एगो इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन बेटा होते हैं वे बीच में बैठे हुए होते हैं, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन बेटा है वो बदमाश बेटा है, घूम रहा है एकदम, पूरा राउंड मार रहा है इधर उधर इधर उधर। तो 6 गो बेटा जो है, 6 गो शरीफ बेटा 10 गो बदमाश बेटा को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए कार्बन ऐसा नहीं होने देता है। रही बात इसकी, तो इस पे सेम कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाता है, कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाता है। सही बात है। इसका कारण है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक
6 प्रोटॉन वाले नाभिक 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। देखिए साधारण पहले कार्बन के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है और 6 गो प्रोटॉन है, मतलब कि बिगड़ल बेटा भी 6 गो है और साधारण मतलब अच्छा बेटा भी 6 गो है। तो अच्छा बेटा कभी चाहेगा कि अगर घर में एक 2-4 गो खराब बेटा है तो घर से बाहर निकल जाए, मतलब कि किसी दूसरे को हम दान कर दे, ऐसे होता है? नहीं ना होता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पे समझिए कि 6 गो प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो चाहेगा ही नहीं कि चारों 6 गो भाई में से 4 गो बदमाश भाई भाग जाए। कोई चाहता है अपने भाई को कि भगा दे? नहीं चाहता है। आज के जमाने के हिसाब से हो सकता है कि पैसा के लिए कुछ लोग भगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। दैट मीन्स मेरा फोकस वहां पे नहीं था। बस ये समझना है कि कार्बन ना 4 गो इलेक्ट्रॉन का दान करता है और ना ही 4 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सिंपल भाषा। कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब ये 6 प्रोटॉन है तो 4 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता यार, क्योंकि अगर ग्रहण करेगा तो पहले से 6 गो अब बन जाएगा और 4 गो 10 गो, तो 6 गो बनल बेटा 10 गो बिगड़ल बेटा को संभाल नहीं पाएगा। सेम वैसे ही 6 गो बनल बेटा नहीं चाहेगा कि 4 गो बिगड़ल बेटा इधर उधर क्या हो जाए, भाग जाए। अब रही बात, फिर समस्या यार हो गया, एक से बढ़ के एक समस्या। तो फिर यहाँ कार्बन का खेल खत्म कर दिया जाए ना, कार्बन किसी से मतलब ही नहीं है यार। कार्बन को जब किसी को किसी से मतलब ही नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको खत्म कर देते कि चल यार भाग, तेरा कोई मतलब नहीं है, तू जहां जाना है जा रहे, तेरे को कौन रोकेगा। तो नहीं बाबू, वैसे ना करते हैं। सुनो ध्यान से, फिर करते क्या है। कार्बन जब ना ही 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ना ही 6 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना यार। अगर उसको अस्थाई रहना है तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना करे हुए उसका काम नहीं चल सकता यार। तब जाकर के ये बात पता चला कि कार्बन भाई साहब बहुत ही दयालु आदमी है, एकदम अपने काम से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। साधारण रूप में आइएगा तो ये ना इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। कार्बन भाई साहब जो है, कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। कार्बन जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी करता है। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको बनाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का कार्बन साझेदारी करता है। साझेदारी करके ये ससंयोजी यौगिक बनाता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो करता है और साथ ही साथ ससंयोजी यौगिक का भी निर्माण करता है। यानी कि ससंयोजी यौगिक बनाता है। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे आपको जो मैंने नंबर दिया आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका का नोट्स आपको मिलेगा। इस लाइन को हम छोड़ते हैं क्योंकि ये लाइन मेरे लिए अभी जरूरी है कि कैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और ससंयोजी यौगिक कैसे बनाता है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशंस लेते हैं। दिख रहा है ना बोर्ड पे? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। फर्स्ट कंडीशंस ये है कि ये कार्बन भाई साहब है। सही बात है, किसी को कोई लोचा नहीं है। दिख रहे हैं ना कार्बन भाई साहब? जी बिल्कुल दिख रहे हैं। इनके आसपास अलग से यार 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, जिसको ना ये तो देना चाहते थे और ना ही किसी से एक्स्ट्रा अपना स्टॉक पूरा करने के लिए लेना चाहते थे। सही बात है। ये अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, अगर करेंगे भी तो साझेदारी करेंगे। तो कोई ना कोई साझेदारी करने का मतलब क्या चीज, मिल जाना।
तो इसका तो दुश्मन आके इससे मिल नहीं सकता है। तो कौन इससे आके मिलता है यार? तो आता है गरीब हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, और इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन कॉमन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है वो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन है, और जो मैं क्रॉस के सिंबल से दिखाया है वो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन में एस कक्षक होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s1 होता है। तो एस को पूरा करने के लिए 2 चाहिए होता है, क्योंकि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन चाहेगा कि चल यार थोड़ा देर के लिए मुझे ये दे दे। ये भी हाइड्रोजन चाहेगा कि चल कार्बन तू अपना एक दे दे, मेरा 2 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन भी चाहेगा कि चल यार तू अपना एक दे दे कार्बन। ये भी चाहेगा कि यार चल कार्बन तुम अपना एक दे दे, मेरे पास 2 हो गया। तो कार्बन कहेगा कि अच्छा तू ही चलाक बड़ा, अइला एगो तारा कमी रहल तो हमरो लेके भाग गइल। मतलब कि समस्या उत्पन्न हो जाएगा फिर यार, कि पहले दोनों को जरूरत था, दोनों को मिलना था। जैसे मान लो कि दोस्ती हुआ है तो चल कभी तू मदद कर देगा, कभी हम मदद कर देंगे। लेकिन एगो गद्दार दोस्त आया, चल यार सब हमके दे दे, हम ले जाए, समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर कहता है हाइड्रोजन की अभी मेरे लिए जरूरी है, मैंने ले लिया, लेकिन जब तुमको जरूरी होगा तो 4 गो तो तुम्हारा है ही, अब ये बाहर वाला मेरा 4 गो तू भी क्या कर लेना, ले लेना। अब देख सकते हैं कि कार्बन के लिए भी अष्टक पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का डबलेट मतलब कि 2 गो की जरूरत थी, 2 गो पूरा हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। एक जोड़ी, एगो इसका और एगो इसका, 2 गो मिला हुआ है। तो 2 गो को कितना बोला जाता है? एक जोड़ा। यानी कि जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। यहाँ पे इस फिगर को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? साझेदारी हुई है। तो जैसे ही एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब जाके बनता है बाबू सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन जिसको बोला जाता है, यानी कि एकल बंध। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से एकल बंध बनेगा। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से कितना बंध बनेगा? एकल बंध। यानी कि अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। सी इस डबल दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एकल बॉन्ड, फिर H, और इस दोनों के लिए इधर एकल बॉन्ड H, इस दोनों के लिए नीचे एकल बॉन्ड और H, इस दोनों के लिए ऊपर एकल बॉन्ड और H। ऐसे संरचना बनता है ना। अब ये जा करके बन करके रेडी हो गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो साझेदारी समझ में आ गई। 2 कार्बन हो जाए तब क्या होगा यार? जैसे दूसरे को यहां पर समझते हैं कि ये कार्बन भाई साहब है और एक कार्बन भाई साहब यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है यार। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने यहाँ रख दिया और 2 गो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने यहाँ रख दिया। बाकी का एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इधर रख दिया और एक इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया। फिर इधर वाले अपना 4 गो में से 2 गो यहाँ रखे हैं और 2 गो यहाँ रख दिए। अब फिर साझेदारी करना है तो गरीब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इनके पास दौड़े 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 हुए आ जाएगा। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ से इधर से एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाइड्रोजन अपना फायदा पहले बनाएगा, ये इधर अपना फायदा बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना फायदा बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना फायदा बना लेगा।
लेकिन फिर कार्बन छोड़ेगा नहीं, कार्बनों को अष्टक चाहिए। तो कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इसको क्या कर लेगा, अब यहां से ऐसे जाके ये कार्बन पकड़ लेगा। इस कार्बन के लिए देख सकते हो 8 हो गया है, 8 हो गया है ना। अब इधर वाला कार्बन यहां से पकड़ेगा, देख सकते हैं दोनों कार्बन का 8 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो था ही, और इसका 2 ले लिया 8 गो। तो इस तरह से आप देखेंगे बाबू इस फिगर को, तो यहाँ पे 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यहाँ पे हो गया। कैसे 2 जोड़ा, 1 2 3 4, 4 को इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 जोड़ा। तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए 1 जोड़ा से सिंगल बॉन्ड, तो 2 जोड़ा से डबल बॉन्ड, यानी कि अब यहाँ पे इसीलिए क्या चीज बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे बन जाएगा प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, जिसको बोला जाता है द्विबंध या फिर द्विआबंध। डबल बॉन्ड जिसको द्विआबंध। अब इसको थोड़ा सा हम, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इस दोनों बॉन्ड को, दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलाकर के एक बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, तो इससे एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस 2 गो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे एगो बॉन्ड बन के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सेम यहाँ पे इस दोनों इलेक्ट्रॉन से एगो बॉन्ड बन के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस दोनों बॉन्ड से 2 गो इलेक्ट्रॉन से एगो बॉन्ड बन के हाइड्रोजन बन जाएगा। इसको आप CH4 लिख सकते हैं, जिसको मीथेन बोला जाता है, आगे नाम पढ़ेंगे। इसको आप लिख सकते हैं C2H4, C 2 गो और H 4 गो। चलिए एक लास्ट बनाएंगे बाबू, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी के लिए फिर कल देखा जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी ये लगभग 20 लेक्चर्स में खत्म होगा। 20 लेक्चर्स में आपको बेसिक से लेकर के IIT जेई तक का एडवांस पढ़ा दिया जाएगा। ओपन गारंटी है, फुल यूट्यूब पे इतना डीप, इतना आराम आराम से फ्री में कोई कंटेंट नहीं मिला होगा, ठीक। और ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, और टोटल का टोटल लेक्चर फ्री मिलेगा, इन्हीं के बीच में पढ़ा करके फिर पैसा लिया जाएगा आपसे, ठीक। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। IIT जेई तक आपका एडवांस करा दिया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 है कि चल यार थोड़ा सा इसमें हम 3 कार्बन के लिए देख लेते हैं कि 3 कार्बन के लिए कैसे होता है, या 2 कार्बन के लिए ही चलो चेक कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड बना करके, ठीक। उसके बाद 3 गो कार्बन वाला वो सब कल देखा जाएगा। जैसे 2 गो कार्बन मैंने ले लिया, यहाँ पे 3 गो इलेक्ट्रॉन का हम साझा करा रहे हैं, ठीक। तो एगो इसका इधर बचेगा, और 3 गो हो गया तो एगो इसका इधर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। गरीब हाइड्रोजन इधर से यार अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इधर से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन आएगा, इसको ग्रहण करके ये बना लेगा अपना डबल, और इसको ग्रहण करके ये डबल बना लेगा। इसके बाद चेक करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये तीनों को पकड़ेगा, तब जाकर के इसका क्या बन जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके लिए चेक करेंगे तो 5 गए, तो इसको पकड़ेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, होगा ना। ये 3 नंबर एग्जाम्पल है, ये CH4 इसका है। अब इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। 6 गो को हम बोल सकते हैं 3 जोड़ा, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि त्रिआबंध, त्रिआबंध बनेगा।
ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि त्रिआबंध बनेगा। तो चलिए त्रिआबंध बनाते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एकल बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एकल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके लिए अब हम सूत्र लिख सकते हैं, C दूगो है और H दूगो है, दैट मीन्स C2H2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के क्लास को तो हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। वीडियो कैसा होगा एकदम शांत स्वभाव से सोच लीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक। वीडियो अगर पसंद आ गया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तो बता जरूर दीजिएगा कि कमी क्या था। अगर पसंद आया हो तो कमेंट तो कर ही देना है, तथा साथ ही साथ लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, लाइक। और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का एकदम एडवांस लेवल का तैयारी करा सकते हैं हम, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने दोस्त साथी मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना एक बार स्टेटस मेंशन जरूर कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेटस मेंशन करना। तो चलिए तब तक के लिए बाय, यानी मिलेंगे कल, आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।